हेलो स्टूडेंट्स, आज स्पेक्ट्रोस्कोपी को समाप्त करते हुए हम इसमें प्रयुक्त उपकरण दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये जो उपकरण है इसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। अक्सर द्विविकिरण स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दो रेज पैरेलली चलती हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन getting spectrum. That instrument is called spectrometer. Usually it is a double beam spectrometer in which two rays simultaneously are used, one in sample cell, another in reference cell. ओके तो इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह से देखिए, ढंग से नोट कर लीजिए। ये सोर्स है, जो लाइट का सोर्स होता है, और बहुत सारे मिरर्स हैं यहाँ पे देखिए। ये मिरर है, इस तरह से हैं। और ये जो है एक वर्णी मतलब मोनोक्रोमेटर है, जो अक्सर प्रिज्म होती है, जो इनके रेडिएशंस को वेवलेंथ वाइज सेपरेट कर देती है। फिर ये डिटेक्टर है, संसूचक, एम्पलीफायर, ये आपस में कनेक्टेड हैं। और ये पेन जो है एक चार्ट पर घूमता है, और इस तरह से यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका विवरण इस तरह से है। नंबर एक, सोर्स या स्रोत। यह पर्याप्त तीव्रता तथा अभीष्ट तरंग दैर्ध्य परास का आपतित विकिरण प्रदान करता है। दिस सोर्स गिव्स इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स गिव्स ए रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी एंड डिजायर्ड वेवलेंथ। तो दृश्य क्षेत्र के लिए यह स्रोत टंगस्टन तंतु से बना होता है। फॉर विजिबल रीजन दिस सोर्स इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। यूवी क्षेत्र के लिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज का लैंप इस्तेमाल किया जाता है स्रोत के रूप में। फॉर यूवी रीजन द सोर्स यूज्ड इज H2 और D2 डिस्चार्ज लैंप। जबकि IR क्षेत्र में स्रोत के रूप में नंस्ट ग्लोबर का उपयोग किया जाता है। For IR region, Nernst Glober is used as the source. तो नंस ग्लोबर के बारे में बता रखा है कि नंस ग्लोबर में मृदा धातुओं जैसे जिरकोनियम, थोरियम के ऑक्साइड की छड़ को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। व्हाट इज नंस ग्लोबर? इन दिस नंस ग्लोबर rare earth metals like zirconium, thorium, their oxides are heated at high temperature which emit IR radiations. स्रोत से निकलने वाली विकिरणों को प्रतिदर्श कोष्ठ तथा संदर्भ कोष्ठ में भेजा जाता है। द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सोर्स आर देन सेंट इनटू द सैंपल सेल एज वेल एज रेफरेंस सेल। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। उसके बाद सेकंड है, तो हाँ, ये आपका सोर्स के बारे में बता दिया गया है। कब कौन सा सोर्स लेना है इससे पता लग जाएगा। अब ये सोर्स से जो रेडिएशन है इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में आ गई है। ओके, ये यहाँ तक बता दिया गया है। अब ये सैंपल सेल प्रतिदर्श कोष्ठ के बारे में बताते हैं। जिस पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो उसे इस कोष्ठ में रखा जाता है। The material whose spectrum is to be obtained is placed in this sample cell. यह कोष्ठ उस पदार्थ का बना होता है जो स्रोत के प्रकाश का अवशोषण ना करे। This cell is made up of that material which does not absorb the radiations, ताकि पदार्थ ही अवशोषण करे। So that only the substance whose spectrum is to be obtained absorbs the radiation. तो अब देखिए, दृश्य प्रकाश के लिए यह कोष्ठ कांच का होता है। For visible radiation this source is made up of ordinary glass. UV प्रकाश के लिए क्वार्ट्स का, क्योंकि क्वार्ट्स UV को एब्जॉर्ब नहीं करता। For UV radiation this source is made up of quartz and तथा IR विकिरणों के लिए
क्षार धातु के हैलाइड जैसे NaCl, KCl आदि से बना हुआ होता है। फॉर IR रेडिएशन दिस सैंपल सेल इज मेड अप ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड लाइक NaCl, KCl एटसेट्रा। इस कोष्ठ में रखा पदार्थ विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के विकिरण का प्रकाश अवशोषण कर लेता है तथा शेष प्रकाश को विश्लेषक अर्थात मोनोक्रोमेटर के पास भेज देता है। हाँ, द सब्सटेंस प्लेस्ड इन दिस सेल एब्जॉर्ब्स radiation of desired frequency and the remaining radiation is sent to the monochromator M and other things. द्विविकिरण स्पेक्ट्रोमीटर में स्रोत से एक किरण संदर्भ कोष्ठ RC से भी गुजरती है जिसमें प्राय विलायक भरा हुआ होता है। जैसा कि ये डबल बीम ही है इस तरह से, तो एक विकिरण आपकी रेफरेंस सेल से भी गुजर रही है जिसमें विलायक अर्थात सॉल्वेंट रहेगा। तो ये हो गया प्रतिदर्श कोष्ठ के बारे में, सैंपल सेल के बारे में। अब नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम था ये, और उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक वर्णी या विश्लेषक, मोनोक्रोमेटर और एनालाइजर। यह एक घूमने वाली प्रिज्म होती है जो उसी पदार्थ की बनी होती है जिसका प्रतिदर्श कोष्ठ हो। इट इज़ ए रोटेटिंग प्रिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ दैट वेरी मटेरियल एज द सैंपल सेल। इस प्रिज्म द्वारा विभिन्न तरंग दैर्ध्यों को पृथक पृथक किया जाता है। दिस प्रिज्म सेपरेट्स वेरियस वेवलेंथ, अतः इसे एक वर्णी भी कहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्रोमेटर। यह विभिन्न तरंग दैर्ध्य प्रिज्म के घूमने के कारण संसूचक पर पड़ते रहते हैं। दीज रेडिएशंस फॉल ऑन द डिटेक्टर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द प्रिज्म। इस प्रक्रिया को क्रम वीक्षण या स्कैनिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैनिंग। इसका अभिलेखी अर्थात रिकॉर्डर के साथ तुल्यांकन किया जा सकता है एंड इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड विद द रिकॉर्डर, ताकि प्रत्येक तरंग दैर्ध्य को व्यवस्थित ढंग से अभिलेखी चार्ट पर अंकित किया जा सके, सो दैट द एवरी वेवलेंथ कैन बी अरेंज्ड ऑन द चार्ट। ये इस तरह से है। ये यहाँ मोनोक्रोमेटर पर आया है। आफ्टर दीजिए, ये एम अलग है, ये मिरर के लिए है, रिफ्लेक्ट। ये है मोनोक्रोमेटर, ये एक प्रिज्म होती है। और आफ्टर आइसोलेशन ऑफ द रेडिएशंस इट सेंड्स द रेडिएशन टू दिस डिटेक्टर। ये डिटेक्टर यहाँ तक आ गए। ओके, अब हम डिटेक्टर के बारे में बताएंगे। संसूचक या डिटेक्टर, यह विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये डिटेक्टर क्या करता है? संसूचक, दिस डिटेक्टर कन्वर्ट्स रेडिएशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस हेतु प्राय प्रकाश संसूचक तथा कभी कभी तापीय संसूचक प्रयुक्त किए जाते हैं। फॉर दिस पर्पस thermal detectors are usually used and sometimes photo detectors are also used. प्रकाश संसूचक में UV विजिबल विकिरणों द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव को अनुप्रयुक्त किया जाता है। इन फोटो डिटेक्टर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड, जबकि तापीय संसूचक में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का संसूचन होता है। इन थर्मल डिटेक्टर्स द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड। एक क्षीणकारी है, एटेन्यूएटर है, तो प्रतिदर्श कोष्ठ में से निकलने वाली विकिरण की तीव्रता कम होती है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सैंपल सेल इज लेस बिकॉज सम रेडिएशन हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल इटसेल्फ, क्योंकि इसमें रखे पदार्थ द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, जबकि संदर्भ कोष्ठ में रखे विलयन द्वारा प्रकाश का अवशोषण बहुत ही कम होता है।
इन रेफरेंस सेल देयर इज प्रैक्टिकली नो एब्जॉर्प्शन। अतः डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर में एक क्षीणकारी प्रयुक्त किया जाता है। सो इन डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर एन अटेन्यूएटर इज यूज्ड, ताकि संदर्भ कोष्ठ से आने वाली विकिरण की तीव्रता भी प्रतिदर्श कोष्ठ के विकिरण की तीव्रता के समान हो जाए, so that the two intensities coming from the sample cell as well as reference cell match each other। इसके बाद ही रेफरेंस सेल तथा सैंपल सेल से गुजरने वाली विकिरणों को एक किरण के रूप में एम से गुजारा जाता है। एम मतलब मोनोक्रोमेटर। तो ठीक है, इस तरह से ये टेक्निकल है थोड़ा सा, यू डू नॉट हैव टू गो इनटू डिटेल। फिर लास्ट ये है संवर्धक अर्थात एम्पलीफायर। संसूचक द्वारा प्राप्त विद्युत संकेत बहुत ही हल्के होते हैं। द सिग्नल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिटेक्टर आर यूजुअली वेरी वीक, अतः इन्हें संवर्धित करना भी आवश्यक होता है। सो दीज सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड, इट इज़ नेसेसरी टू एम्पलीफाई दीज सिग्नल्स, जिसके लिए एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। सो एम्पलीफायर्स आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस। और लास्ट में अभिलेखी अर्थात रिकॉर्डर है। संसूचक द्वारा प्रवर्धित विद्युत धारा अभिलेख के पेन को चार्ट पर चलाती है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द डिटेक्टर इज सफिशिएंट टू ड्राइव द पेन ऑन द रिकॉर्डर। इस प्रकार चार्ट पर आलेख प्राप्त होता है जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर संगत प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है। सो we get a recording on the chart which indicates absorption at various wavelength, और निम्न प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सो यूजुअली इस तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। ये यदि एक ही अवशोषण है एक जगह पर है तो इस तरह का आ जाएगा, और यदि एक से ज़्यादा अवशोषण है तो इस तरह से भी आ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट। All the best for your exams.